आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। टर्म 1 का ये हिस्ट्री का इकलौता चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आना है। इसको स्टडी करेंगे और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आ जाता है जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। अब फर्स्ट वर्ल्ड लड़ाई हुई है तो क्या होएगा, डिफेंस में खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चा ज़्यादा आया, उन्होंने लोन्स लेने शुरू करे, टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी, इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो 1913 से लेकर 1918 के बीच में प्राइसेस डबल हो गए। समझते हो, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की हो गई। जो कॉमन पीपल थे उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करा गया, अभी सब तुम सोल्जर्स बनो, और उन्हें जो यूरोप है वहाँ ले जाया गया। 1918 और 1920 में जो क्रॉप्स हैं वो फेल्ड हो गई, मतलब वहाँ पे क्रॉप्स ख़राब हो गई और कुछ छोटी छोटी शॉर्टेजेज आ गई खाने की। और इसके साथ में एपिडेमिक भी आ गया, इन्फ्लुएंज़ा। तो उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इसमें मारे गए। तो ये इम्पैक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे। उसके बाद आता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब गांधी जी इंडिया में आए। वो यहाँ पे आए थे सत्याग्रह का एक आइडिया लेके। क्या हुआ, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे उन्होंने इंडियंस के लिए सत्याग्रह चलाया था, जो कि सक्सेसफुल भी रहा था। तो उनको पता चला कि इंडिया में भी यही सेम कंडीशन है, तो वो इंडिया में आए इंडिया के लोगों को उनकी हेल्प करने। तो अब हम समझेंगे सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट मेथड है, मास एजिटेशन, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक जो अत्याचारी है उसके खिलाफ, नॉन वायलेंट, मतलब इसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं है। गांधी जी ने इसका यूज़ करा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो सत्याग्रह है उसने ट्रुथ की ताकत, सच्चाई की ताकत दिखाई, सच की ताकत दिखाई, क्योंकि वो जीतते थे। और ये भी दिखाया कि हमारे को ज़रूरत क्यों है सच को ढूंढने की। इसने सजेस्ट किया कि अगर आप जिस वजह से स्ट्रगल कर रहे हो वो जो कारण है वो ट्रू है, सही है, और आपकी जो लड़ाई है वो अत्याचार के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको फिजिकल फोर्स यानी हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है अत्याचारी से लड़ने के लिए, ओप्रेसर से लड़ने के लिए। तो विदाउट बीइंग अग्रेसिव ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से वो बैटल जीत सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, ओप्रेसर की कॉन्शेंस जो होती है उसको उसमें अपील करके। जो ओप्रेसर होते हैं, अन्याय अत्याचारी होते हैं, उनको हमें ऐसे इस तरह से वो कर देना चाहिए कि वो सच देखें। इसके मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर दबाव डाल के हिंसा करके उनके साथ भाई यही सच है, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। उन्हें ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें दिखाई दे, सच दिखाई दे, उनकी जो आत्मा है उसमें भी परिवर्तन आए। बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू बी विक्ट्रियस। इस स्ट्रगल से ये पता लगा कि जो ट्रुथ है वो विक्ट्रियस, मतलब इससे जीत पाई जा सकती है। तो मेजर सत्याग्रह इंडिया में जितने मेजर सत्याग्रह हुए यहाँ उनके बारे में बता रखे हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इसको यूज़ करा सबसे पहले। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण में 1916 में चंपारण में एक सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनके लिए। वहाँ पे एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था कि वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती जो इंडिगो है, नील है, उसकी खेती कराई जा रही थी, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो गवर्नमेंट को उसके लिए फिर एक एक्ट पास करना पड़ा पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह उन्होंने करा 1916 में, जो कि सेकंड सत्याग्रह था इंडिया में उनका, जब उन्होंने जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए करा, क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉप है वो फेल हो गया था और प्लेग एपिडेमिक भी चल रहा था। तो लोग जो उसका टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे,
तो वो चाहते थे कि भाई इस बार हमारा टैक्स माफ़ कर दिया जाए। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करा उसकी वजह से उनको टैक्स माफ़ कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद गुजरात का शहर है उसमें जाके सत्याग्रह करा कोटल मिल वर्कर के लिए, क्योंकि उनको जो उनकी तनख्वाह है, पे है, सैलरी है, वो नहीं दी जा रही थी। और उन्होंने इसके लिए डेथ तक के लिए फास्ट यानी खाना पीना सब छोड़ दिया और उनकी ये बातें मान ली गई। फिर जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद रोल टैक्ट पास कर दिया गया। अभी अब अंग्रेज़ों ने क्या देखा, गांधी जी ऐसे कर कर के यहाँ पे मतलब विदेश को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी रोल टैक्ट पास कर दिया 1919 में। हरिडली पास किया गया ये, मतलब जल्दी जल्दी, बिना इसकी खामियों को देखे जाए। और इसका जो अपोजिशन भी कर रहे थे इंडियन मेंबर्स, तब भी इसको पास कर दिया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, बेसिक इसका जो एम था वो था कि इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस मतलब दबाना, जो ये गांधी जी कर रहे थे इसको भी रोकना। तो ये एक्ट इतना मतलब ख़राब था कि इसने क्या लो करा, जो पुलिसमैन थे उनको क्या लो कर दिया कि जो पॉलिटिकल पीपल लीडर्स हैं उनको बिना ट्रायल के किसी भी बात मतलब उनको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा, 2 साल के लिए उनको जेल कर सकते हैं बिना ट्रायल के। गांधी जी ने क्या करा, इसके खिलाफ भी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने की बात कही। नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडेंस, मतलब वायलेंस नहीं करनी, और जो ये कानून है रोल टैक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट करी, हड़ताल करी 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। फिर रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, रेलवे वर्कशॉप के, और दुकानें बंद कर दी गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट डर गई। गवर्नमेंट ने क्या करा भी, ये उनको लगा भी जो कम्युनिकेशन के जो सिस्टम मेथड है, ये मीन्स है, ये सारे भी ऐसा हो सकता है ये डिस्टर्ब हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, इसको जो नेशनलिस्ट थे इनको दबाने की डिसीजन ले लिया। उन्होंने क्या करा, ये ज़्यादातर अमृतसर की साइड चल रहा था, तो वहाँ से लोकल लीडर्स को उनको उठा के जेल में डाला गया। गांधी जी को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया, भी वो दिल्ली नहीं आ सकते। फिर 10 अप्रैल, 4 दिन बाद, जब उन्होंने हड़ताल करी थी उसके 4 दिन बाद पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल जो वो कर रहे थे, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इस वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया और बैंक वगैरह, पुलिस पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वगैरह तोड़ दिए गए। वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, कर्फ्यू टाइप होता है ये भी। और जनरल डायर ने वहाँ की कमांड संभाली। फिर अब आता है जलियांवाला बाग मैसेक्री। तो इसमें जो इसमें क्या हुआ था देखो, एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में, रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे उस दिन, पर कुछ लोग ही आए थे वहाँ पे रोल टैक्ट के लिए, तो रोल टैक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बाकी सारे तो वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था, वो मतलब वो एंजॉय करने आए थे। तो जनरल डायर ने उस एरिया में घुसा और सारे वहाँ के एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए और उनको कोई वार्निंग नहीं दी तुम यहाँ से चले जाओ, सीधा वहाँ पे फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। और वहाँ कई हज़ारों लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। और उसने बाद में कहा कि ये जो मैंने किया ये सिर्फ सत्याग्रही थे, जो उनके मन में जो डर की भावना है उसको जगाने के लिए करा। जब उससे पूछा गया फिर उसे निकाल दिया गया था वहाँ से। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट रोल टैक्ट की जो मूवमेंट है उसके खिलाफ जो थी, तो उसको गांधी जी ने वापस ले लिया। वो क्यों लिया, जब जलियांवाला बाग में जो एक हत्याकांड इतने ज़्यादा लोगों को मारा गया, तो ये बात जैसे ही फैली, लोगों ने क्या करा, स्ट्राइक्स करी, क्लैशेस करे, पुलिस को मारने शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी जो उनको तोड़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल ऑपरेशन के साथ इनका जो जवाब दिया। तो उन्होंने क्या करा, सत्याग्रही को फोर्स करा कि अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ें और स्ट्रीट पे मतलब उनको चलाया। और जो उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उनको सलाम करने के लिए भी कहा। और उनको फिर जो कुछ लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, कुछ विलेजेस में बॉम्ब गिरा दिए। इसलिए जब वायलेंस ज़्यादा हुई तो उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले ली।
नॉन कोऑपरेशन टू नेशनल मूवमेंट। ये अब जब ये हुआ, इतना सब कुछ हो गया, तो गांधी जी को लगा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए रोल टैक्स से बढ़ के। अब रोल टैक्स से बड़ा तभी करा जा सकता है जब हिंदू और मुस्लिम ये दो थे, वहाँ पे फूट डाल दी थी इन दोनों के बीच में। पहले दोनों इकट्ठे रहते थे, पर इनके बीच में फूट डाल दी थी अंग्रेजों ने। पर उनको जोड़ना चाह उन्होंने सोचा भी ये जो मूवमेंट है, ऐसा कोई मूवमेंट जो बहुत बड़े लेवल पे हो, उसको हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा लाइबियन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसके लिए क्या प्लान निकाला, मर्जिंग खिलाफत इशू विद द मूवमेंट। उन्होंने मूवमेंट के साथ खिलाफत इशू को मिक्स कर दिया। खिलाफत इशू क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ओटोमन टर्की की हार से ख़त्म हुई थी, और कुछ ऐसे र्यूमर थे कि उनके उनके खिलाफ जो है एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी करी गई है उनके साथ। और जो ओटोमन एम्परर थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, जिनको हम खलीफा भी कहते हैं। तो जो मुसलमान थे वो नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, तो गांधी जी ने क्या करा, इसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दे दिया, अभी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। तो फिर मतलब क्या हुआ कि दोनों मिल गए। उसके बाद जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ ये इन्होंने बात करी, जिनमें सबसे मेन थे द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने गांधी जी से डिस्कस करना शुरू कर दिया जो पॉसिबिलिटी थी यूनाइटेड मास एक्शन इसके खिलाफ, जो इस इशू के खिलाफ। गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि मुस्लिम और हिंदू को एक साथ इकट्ठा करके नेशनल मूवमेंट में ला सकते हैं। उन्होंने फिर कलकत्ता सेशन था जो सितंबर 1920 का, उसमें उन्होंने बाकी लीडर्स को मना लिया और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करनी शुरू कर दी। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कुछ भी कहें, वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पता लगेगा कि इन्होंने ये जो आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ये कहाँ से लिया। ये आइडिया लिया था ना उन्होंने अपनी ही बुक से, हिंद स्वराज 1909 में जो इन्होंने पब्लिश करी थी। तो इसमें उन्होंने कहा था ब्रिटिश रूल जो है वो इंडियन की हेल्प से ही, इंडियन के कोऑपरेशन से ही पब्लिश हुआ है, सॉरी एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसको अगर हराना है तो हमारे हमारी कोऑपरेशन की वजह से ही खड़ा है। अगर हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया इनके साथ तो एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा और हमारा स्वराज यानी खुद का राज वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कुछ स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए। तो वो स्टेजेस कौन कौन से थे, सरेंडर ऑफ टाइटल, पहला तो जो उनको सत्कार, जो सम्मान दिया गया, जो लोगों को ऑनर पोस्ट दे रखी है, जैसे कई लोग मेजर भी थे, इंडियंस थे, उसको उसका बहिष्कार कर देना, सरेंडर कर देना भी, हमारे को ये पोस्ट नहीं चाहिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट करना, और लॉ कोर्ट्स, लॉयर्स को, जो इंडियन लॉयर्स थे उनका उन्होंने बॉयकॉट कर दिया लॉ कोर्ट्स को। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स थे उनको भी बॉयकॉट करना, और ब्रिटिश गुड्स का भी बॉयकॉट करना। ये था जो अनफोल्डेड इन स्टेजेस, उनको अनफोल्ड करा गया था, स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया था। ठीक है, तो कोलकाता का जो सेशन था 1920, सॉरी नागपुर का, दिसंबर 1920, यहाँ पर 1920 आएगा। ठीक है, तो उस सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एडॉप्ट करा गया और जनवरी 1921 में उसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाउन्स में कैसा रहा। टाउन्स में देखो क्या हुआ, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि हज़ारों लोग, हज़ारों स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया, और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद काउंसिल इलेक्शन आ रहे थे, उसका जो है बॉयकॉट कर दिया गया। ठीक है, मद्रास की जगह, मद्रास के अलावा वहाँ जो जस्टिस पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, जो ओप्रेसिव थे, ओप्रेसिव कास्ट थी, उनकी पार्टी थी, जिनके ऊपर अत्याचार होता था, डिप्रेसिव कास्ट थी। उन्होंने सोचा भी हम अगर हम काउंसिल में इलेक्शन जीत लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ पावर आ जाएगी इसमें से भी, इसलिए सिर्फ वहाँ पे इलेक्शन हुए थे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। उसके बाद है फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड लिक्विड शॉप पिकेटेड। जो फॉरेन गुड है उसको बॉयकॉट कर दिया गया, लिक्विड शॉप जो शराब की दुकानें थे उसको पिकेटेड कर दिया गया, और जो फॉरेन क्लॉथ था उसको जला दिया गया, बड़ी बड़ी आग की लपटों में उसको जला दिया गया। अब इकोनॉमी पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो अंग्रेज फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट था
वो आधा हो गया, ठीक है। तो फ़ौरन 2 साल के अंदर अंदर वो आधा हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया। और जो फ़ॉरेन गुड का बॉयकॉट करा गया तो लोगों ने फ़ॉरेन गुड के साथ ट्रेड करना भी बंद कर दिया, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री के लिए, तो इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री और जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो मतलब वो ग्रो हुए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। अब आगे है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो सिटीज़ में स्लो क्यों हो गई धीरे धीरे। पहले तो वो चली सही अच्छी तरीके से, फिर कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे स्लो हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो, उन्होंने फॉरेन गुड जो कि चीप आता था, सस्ता आता था, उसको बॉयकॉट कर दिया। अब खादी थी वो महंगी आती थी, तो गरीब लोग थे जो वो उसको बाय नहीं कर सकते थे। इसलिए एक पॉइंट ये था। ये मेन मेन क्वेश्चन हैं ये जो आपको स्टडी कराए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उनको भी उनको भी बॉयकॉट कर दिया गया था। जैसे कोर्ट्स हो गए, स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, उनका भी बॉयकॉट कर दिया गया था। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल करनी थी तो इसके लिए अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए थे, पर वो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे हो रहे थे, धीरे धीरे बन रहे थे। इसलिए लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स, उनके पास और कोई चारा नहीं था वापसी ज्वाइन बैक करने का। उसके बाद लोकल मूवमेंट्स विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तीसरे जिसका मेन पॉइंट था, स्लो क्यों हुआ, जो वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट्स, ये सारे लोग थे, इन्होंने स्वराज को अपने ही तरीके से अपना नया मतलब निकाल लिया इसका। गांधी जी ने कुछ और मतलब बताया, इन्होंने अपने लिए अलग निकाल लिया सबने। तो उन्होंने क्या करा, वो कई जगह पे वॉयलेंट तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि गांधी जी ने अप्रूव नहीं करा था। इसलिए मूवमेंट धीरे धीरे अपनी जो शाइन है, चमक खोने लगी। अब बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं, 100% चैप्टर का कवर करा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कीजिए और लाइए, स्कोर कीजिए 100% इन SST। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।